विश्व में कहीं सैन्य कार्रवाई हो रही है तो कहीं अलग अलग देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में भारत बहुत तेजी से खुद को ग्लोबल पावर के तौर पर तैयार करने में जुटा हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में भारतीय सेनाओं ने कई सैन्य अभ्यास करते हुए देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है। देखिए जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दुश्मन ही नहीं, भारत के दोस्त भी समझ जाएंगे कि ये महाशक्तिशाली भारत है। दुनिया की सुपर पावर सैनिक ताकतों से बराबरी करने के लिए भारत भविष्य की ऐसी तैयारी कर रहा है कि दुश्मन के दिल में खौफ पैदा हो रहा है और दोस्तों के दिल में नाज। पिछले 2 हफ्तों में भारत ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए। एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से उड़कर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर दुश्मन पर हमला करते हैं, लेकिन इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ सबमरीन और 8 से 10 जंगी जहाज़ों का एक बेड़ा होता है और ये सब मिलकर एक कैरियर बैटल ग्रुप यानी सीबीजी बनाते हैं। सीबीजी किसी देश की ताकत का प्रतीक होती है जो कि उस देश से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में रहकर कार्रवाई कर सकती है। भारत अपनी नौसेना को इसी तरह की कार्रवाइयों के काबिल बना रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ समुद्र में अभ्यास करना इसी की एक कड़ी है। दो बार फाइटर जेट्स ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर कार्रवाई करने का अभ्यास किया और पहली बार 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ समुद्र के अंदर जाकर भी अभ्यास किया गया। पूरे विश्व में बढ़ रहे तनाव और सैनिक मोर्चेबंदी से दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना कुछ महीने बाद एक बड़ा अभ्यास भी करेगी जिसमें 12 देशों के हिस्सा लेने की संभावना है। इन अभ्यासों से साफ है कि भारत अब क्षेत्रीय सैनिक ताकत से आगे बढ़ना चाह रहा है, यानी अपनी सीमा से हजारों किलोमीटर दूर जाकर कोई भी कार्रवाई करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भारतीय सेनाएं खुद को सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर कार्रवाई के लिए तैयार कर रही हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में वैश्विक राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन वैश्विक राजनीति में बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास एक ऐसी सैनिक ताकत हो जो दुनिया में कहीं भी कार्रवाई कर सके। भारत अब ऐसी सैनिक ताकत हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत ने 1 जून को अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का एक बार फिर परीक्षण किया। भारतीय मिसाइल भंडार की यह मिसाइल 800 किलोमीटर तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इस आजमाई हुई मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेना की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड करती है। इसके 6 दिन बाद यानी 7 जून को भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का रात में परीक्षण किया। अग्नि प्राइम की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन इसका सटीक निशाना और तबाही फैलाने की क्षमता जबरदस्त है। इसे बहुत कामयाबी के साथ दुश्मन के जंगी जहाजों या एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षण के बाद अब अग्नि प्राइम भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना ने 2 महत्वपूर्ण अभ्यास किए जिनके जरिए अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन पर हमला करने की क्षमता को जांचा गया। 31 मई को रफाल फाइटर जेट्स ने भूटान की सीमा के पास अपने बेस से उड़ान भरी और 6 घंटे में 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की और अपने निशाने को तबाह किया। रास्ते में दुश्मन के फाइटर जेट्स का मुकाबला किया और हवा में ईंधन भरकर अपने मिशन को पूरा किया। नौ जून को सुखोई फाइटर जेट्स ने भी ऐसा ही अभ्यास किया जिसमें उन्होंने 8 घंटे में अपने मिशन को पूरा किया। दिलचस्प ये है कि ये दोनों ही अभ्यास हिंद महासागर के इलाके में किए गए, यानी भारत हिंद महासागर में चीन की हरकतों को देख रहा है।
चीनी नौसेना लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रुख अपना रही है और यहाँ चीनी सबमरीन और जंगी जहाजों की मौजूदगी बढ़ रही है। ऐसे में भारत अपनी वायुसेना को समुद्र में लंबी दूरी के अभियानों के लिए तैयार कर रहा है ताकि दुश्मन के जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मुकाबला किया जा सके। भारतीय नौसेना ने पिछले हफ्ते अरब सागर में पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ एक बड़ा अभ्यास किया। नौसेना के इस अभ्यास में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर 35 एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। अभ्यास में कई दूसरे जंगी जहाजों और सबमरीन्स ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना हॉर्मुज की खाड़ी से अपने प्रभाव क्षेत्र की शुरुआत मानती है, जहां से होकर भारत के व्यापार का अधिकांश हिस्सा गुजरता है। यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती का अर्थ है पूरे अरब सागर में भारत के हितों की पूरी तरह सुरक्षा। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में लंबी दूरी तय कर सकता है और उस पर तैनात एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से दूर तक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। अरब सागर में पाकिस्तान के अलावा चीन के जंगी जहाजों की लगातार मौजूदगी रहती है। चीन ने अफ्रीका के मुहाने पर स्थित जिबूती में अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है, जहां से वो पूरे अरब सागर में दबाव बना सकता है। भारतीय नौसेना खुद को इस चुनौती के लिए तैयार कर रही है। कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले करीब 15 दिनों में भारतीय सेनाओं ने कहां-कहां किस तरह से अभ्यास कर अपनी शक्ति का एहसास दुनिया को कराया है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान कोप इंडिया 2023 के तहत वायुसेना ने कलाई कुंडा, पानागढ़ और आगरा स्थित वायुसेना स्टेशनों पर अभ्यास किया है। इस दौरान रफाल, तेजस, सुखोई 30, MKI, जैगवार, C-17 और C-130 भी शामिल रहे। अजय वॉरियर 2023 अभ्यास इंडियन आर्मी ने ब्रिटेन की आर्मी के साथ मिलकर किया है। इसमें मुश्किलों से निपटने का अभ्यास किया गया। ब्रिटेन में हुए इस अभ्यास में कम्युनिकेशन स्थापित करने का भी अभ्यास किया गया। एशियन इंडिया मैरीटाइम अभ्यास 2023 के तहत 8 मई 2023 को दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया गया। इसमें 9 पोतों के साथ लगभग 1400 जवानों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास समुद्री विकास को ध्यान में रखकर किया गया। समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 23 के तहत भारत और श्रीलंका की सेना ने मिलकर अभ्यास किया। यह सैन्य अभ्यास 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में आयोजित किया गया। हालांकि ये 2 चरणों में किया गया। वाराणसी में G20 की बैठक में शामिल होने विदेशी मेहमान आए हैं, लेकिन चीन परेशान है। हालांकि चीन भी इस बैठक में शामिल है, लेकिन मोदी के एक मैसेज ने सीधे चीन पर चोट की। पीएम ने कैसे दुनिया के सामने चालबाज चीन को बेनकाब किया और कैसे विश्वनाथ की धरती से विश्व मंत्र दिया, इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। काशी की सभ्यता और संस्कृति का ये नजारा देखकर विदेशी मेहमान निहाल हो गए। G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए मेहमानों का स्वागत परंपरागत डांस के साथ किया गया। विकास पर मंथन से पहले मेहमानों ने रविवार को गंगा आरती का भी अद्भुत नजारा देखा। G20 डेलीगेट्स दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के गवाह बने। दिव्य काशी की भव्य तस्वीरें पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। दुनिया का पुरातन शहर अब आधुनिकता का नया अध्याय लिख रहा है।
मेहमानों को प्राचीन काशी में आधुनिकता का एहसास उस वक्त भी हुआ जब वो नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट तक गए। विश्वनाथ की धरती पर दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। अगले 100 सालों की चुनौतियां क्या हैं और उनका समाधान कैसे निकल सकता है, इसी मुद्दे पर काशी में मंथन हुआ। काशी में G20 देशों के मेहमान जुटे हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। मगर पीएम मोदी ने ऐसी बात कही जिससे चीन की परेशानी बढ़नी तय है। प्रधानमंत्री ने इशारों में पूरी दुनिया को विस्तारवाद के खतरे से आगाह किया। Our efforts must be comprehensive, inclusive, fair and sustainable. We should increase investment in fulfilling the SDGs and find solutions to address the debt risks faced by many countries. Multilateral financial institutions should be reformed to expand the eligibility criteria, ensuring that finance is accessible to those in need. प्रधानमंत्री ने यह संदेश भले ही G20 डेलीगेट्स को दिया हो, लेकिन इसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देनी तय है, क्योंकि पीएम ने जिस कर्ज का हवाला दिया उसी कर्ज की आड़ में चीन हमेशा से कब्जे वाली चाल चलता रहा है। चीन के लिए मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, विकास करो लेकिन दूसरे देशों की राह में रोड़े मत अटकाओ। अब G20 के देश भी सतर्क हो गए हैं कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, और ये पूरा मुद्दा जो उठाया प्राइम मिनिस्टर मोदी उठा रहे हैं, तो इसका चाइना को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। चीन अपने पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि उन तमाम देशों को परेशान करता आया है जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। ऐसे में बाबा विश्वनाथ की धरती से पीएम ने पूरी दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम का विश्व मंत्र देकर चीन को बेनकाब कर दिया। वाराणसी से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी ने छोटे देशों को मदद की वकालत की और नाम लिए बिना ही चीन को कैसे घेरा। दरअसल आज पूरी दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है और चीन की धोखे वाली चाल सबके सामने आ चुकी है। कुछ ऐसे देशों की जानकारी आपको देते हैं और बताते हैं कि भारत और चीन का रुख कैसा रहा है। भारत ने हमेशा जरूरतमंद देशों की मदद की है। अफगानिस्तान भी उन्हीं देशों में है जो संकट के वक्त भारत की मदद से उभरा, जबकि जिस पाकिस्तान को चीन मदद का दावा करता है वो पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है। भारत ने श्रीलंका को कंगाली से बचाने के लिए आर्थिक मदद दी, जबकि चीन वही देश है जिसने श्रीलंका को कर्ज में डुबाकर बर्बाद किया। नेपाल के विकास में भारत लगातार मदद करता है, जबकि चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा जमाया, जिसके खिलाफ नेपाल में कई बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं। पड़ोसी देश भूटान के लिए भी भारत मददगार है, जबकि चीन की नजर भूटान की जमीन पर है और बार बार समझौते का दबाव भी डालता है। बांग्लादेश के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं और उसकी मदद भी भारत करता है, जबकि बांग्लादेश में निवेश और कर्ज के बहाने चीन अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटा हुआ है। भारत कई अफ्रीकी देशों की भी मदद करता रहा है और चीन अफ्रीकी देशों की गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है। तो पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। पाकिस्तान के बजट में आर्मी के लिए तो खजाना है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान की गरीबी को देख शहबाज सरकार पर अब वहां के बड़े उद्योगपति भी हल्ला बोल रहे हैं और भारत से सीखने की नसीहत देते हुए शहबाज शरीफ को खरी खोटी सुना रहे हैं। फटे हाल पाकिस्तान, क्या तौलिए बेचकर करेगा कंगाली दूर? खाली खजाना, कर्ज से बेहाल। एक तरफ भारत G20 में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों को विकास का मंत्र सिखा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान
खाली खजाना होने के बाद भी बजट में ऐसे ऐसे ऐलान कर चुका है जैसे उसे मानो कोई बड़ा खजाना हाथ लगा हो। पाकिस्तान की आवाम के पास ना आटा है, ना पैसे, ना आलू है, ना प्याज। ऊपर से आईएमएफ से कर्ज मांगने के लिए नाक रगड़ रहे शहबाज शरीफ की मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं। पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि उन्हें कठपुतलिया बनाया जा रहा है और उनके कपड़े उतारने के काम हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अब ऐसी सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग दुख मना रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम अपने दुखड़े सुना सुनाकर बेहाल हो रही है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं। दरअसल पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले मियां मोहम्मद मानशाह ने पाकिस्तान के अखबार डॉन के जरिए कंगाली का रोना रोने वाले शहबाज सरकार को नसीहत दी है और आईना दिखाते हुए कहा है कि कोई भी देश केवल टॉवेल बेचकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को नहीं बढ़ा सकता। मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को बढ़ाना होगा, जैसे भारत साल 1991 के बाद से ही लगातार कर रहा है। उन्होंने भारत की जमकर तारीफ भी की और दावा किया कि पाकिस्तान के विपरीत हिंदुस्तान केवल एक बार ही आईएमएफ से कर्ज मांगने गया और फिर उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में विदेशी कंपनियां कतार लगाए खड़ी हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने कड़े सुधार लागू किए और निवेशकों तथा निवेश को जमकर मदद दी है, जबकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई भी कानून का शासन नहीं है। अब आपको मिलवाते हैं कंगाल पाकिस्तान के सबसे बड़े रईस से, जिन्हें पाकिस्तान का मालिक क्यों कहा जाता है वो इस ग्राफिक से समझिए। मियां मोहम्मद मंशा आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे अमीर शख्स है। वो पाकिस्तान के टॉप उद्योगपति हैं। निशात टेक्सटाइल मिल्स उद्योग के मालिक के तौर पर वो जाने जाते हैं। मियां मोहम्मद मंशा के पिता कारोबारी थे और सूती कपड़ों का कारोबार करते थे। वो लंदन से ग्रेजुएट हैं और उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में भी आ चुका है, जबकि उनके परिवार का संबंध भारत में कोलकाता से रहा है। उनके पास लंदन में कई महंगी प्रॉपर्टी है, जबकि मर्सिडीज ई क्लास, जगुआर कन्वर्टिबल, पॉश, BMW 750, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां भी उनके पास हैं। हैरानी की बात यह है कि राजनीतिक अस्थिरता और भुखमरी का शिकार पाकिस्तान अपने बजट में पाकिस्तान आर्मी के लिए तो पैसे जुगाड़ रहा है ताकि भ्रष्टाचार की आर्मी आगे बढ़ती रहे, लेकिन अपनी आवाम के लिए कोड़ियां भी इकट्ठी नहीं कर पा रहा। G20 में भारत का दमदार नेतृत्व और पीएम मोदी की ग्लोबल छवि को देखकर लगता है पाकिस्तान के व्यापारियों को तो अकल आ रही है, लेकिन वहां की आर्मी और सरकार आतंक की फैक्ट्री और भ्रष्टाचार पर ही फोकस करती दिख रही है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने मोदी सरकार के कदम के विरोध में व्यापार को बंद करने का ऐलान किया था। अब खुद पाकिस्तानी दिग्गज इसे फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमले की जांच में जुटी एनआईए ने हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। एनआईए ने हमलावरों की पहचान की अपील की है। तो आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी हाई कमीशन पर हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था, एनआईए ने हमलावरों की पहचान की अपील की है। यानी कि एनआईए की तरफ से यह अपील की गई है कि अगर ये जो लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अगर इनकी पहचान हो सके तो एनआईए की मदद की जाए। इंडियन हाई कमीशन पर हमले का ये मामला, एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है जिसमें वो तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं जो इस हमले में शामिल थे। हाई कमीशन पर हमलावरों का ये सीसीटीवी, एनआईए ने की है हमलावरों की पहचान की अपील। तो भारतीय हाई कमीशन पर हमले का मामला, लंदन में ये मामला सामने आया था और एनआईए ने अब ये वीडियो जारी किया है। हमले की जांच कर रही है एनआईए और हमलावरों की पहचान की अपील एनआईए की तरफ से की गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं अच्छी खासी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे जो इस हमले में शामिल थे और सबकी पहचान के लिए एनआईए ने अपील की है। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनीष, और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर पर?
मनीष का हम एक बार फिर से रुक करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे इस बड़ी खबर पर। इस बीच ये दो तस्वीरें, अहम तस्वीरें जिससे आप इस खबर को समझ सकते हैं। हाई कमीशन पर हमलावरों का ये सीसीटीवी है और एनआईए ने अब ये वीडियो सार्वजनिक किया है, जारी किया है। इस मकसद के साथ किया है कि इन तस्वीरों में, इस फुटेज में जो लोग नजर आ रहे हैं, जो हमलावर हैं, उनकी पहचान की जा सके। एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और हमलावरों की पहचान की अपील की है। हाई कमीशन पर हमलावरों का ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया था। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। एनआईए ने हमलावरों की पहचान की अपील करते हुए इस फुटेज को जारी किया है। हाई कमीशन हमले की जांच एनआईए कर रही है। इंडियन हाई कमीशन पर हमला हुआ था और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए मल्लिका, अभी कुछ दिनों पहले एनआईए की टीम लंदन गई थी और उन्होंने वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया था जो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला हुआ था। लंदन की जो पुलिस है वहां से भी ऑफिशियल से मुलाकात की थी और कई एविडेंस इकट्ठे किए थे, जिसके बाद अब एनआईए की तरफ से पब्लिक से कहा गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया है, उनसे जुड़े इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। और एनआईए इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज कर चुकी है। दो इसके जो सबसे बड़े असर होने वाले हैं, एक तो जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जिनके खिलाफ केसेस बनेगा, अगर उनमें से इंडियंस होंगे जिन्होंने हमले किए हैं तो उनके पासपोर्ट कैंसिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में। और दूसरी बात कि जो लोग भारतीय मूल के रहे हैं लेकिन वो उनके पास यूके की सिटीजनशिप है, उन लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। तो ये एक तरीके से एक कड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, इनको ये लगता है कि बाहर के देशों में भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, भारत सरकार के हाथ बंधे हैं। तो दरअसल अब ऐसा नहीं होने वाला है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए मनीष।